हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 19 हम फिनिश कर चुके हैं और हमने बहुचयनात्मक और अतिलघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर भी जान लिए थे। आज इस भाग के अंतर्गत हम जानेंगे लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों को। तो बच्चों, रेडी कर लेंगे आप अपनी नोटबुक और बुक? ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 17, इंजीनियरिंग उद्योग की कोई 3 समस्याएं लिखिए। बच्चों, हमने पढ़ी थी कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से जो सबसे पहली समस्या है वो क्या है? कच्चे माल का अभाव है। ठीक है बच्चों, जो प्रयुक्त इस्पात होता है उसका आयात हमें करना पड़ता है। किसके लिए? कल पुर्जों के निर्माण के लिए। अगली समस्या है पूंजी का अभाव। इस उद्योग के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसीलिए कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में खोले गए हैं। और बच्चों, एक और पढ़ी थी हमने कि टैक्स की बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा कर लगा दिए जाते हैं। और बच्चों, देश में इंजीनियरिंग उद्योग के उत्पादन पर भारी कर लगा होने से निर्यात में कठिनाई आती है। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18, कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य करता है, टिप्पणी लिखिए। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों, उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो उद्योग जो कि भार ह्रास मूलक उद्योग होते हैं और दूसरे होते हैं भार ह्रास न होने वाले उद्योग। जैसे कि बच्चों, हम उदाहरण के माध्यम से समझें, ये वो उद्योग होते हैं जिनको कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाया जाता है, जैसे कि चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है बच्चों, यानी कि जिनका कच्चा माल होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और यदि कच्चे माल को हम परिवहन करके मार्केट एरिया में उद्योग लगाएंगे तो बच्चों परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी और तैयार माल की लागत कम आती है। इसीलिए इनको हम कहते हैं भार ह्रास मूलक उद्योग, यानी कि जैसे कि चीनी उद्योग हो गए, लोहा इस्पात उद्योग हो गए। और बच्चों, भार ह्रास न होने वाले उद्योग जैसे कि हम बात कर सकते हैं कपड़ा उद्योग की, स्पेशली सूती वस्त्र उद्योग की बात कर सकते हैं कि हम कपास को कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं और वहाँ पर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। तो बच्चों, 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, यानी ये ऐसे उद्योग हैं जिनको इनके कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाया जाता है। तो बच्चों, इन उद्योगों को हम कह सकते हैं ना कि ये चुंबक की भांति कार्य करते हैं। इसीलिए इन उद्योगों को कहाँ लगाया जाता है? कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट ही लगाया जाता है, यानी कि जहाँ कच्चा माल वहीं पर वह उद्योग। तो कच्चा माल यहाँ पर चुंबक का कार्य कर रहा है। तो बच्चों, लिखेंगे हम इनमें से प्रथम प्रकार का जो उद्योग है जिसमें कच्चा माल अधिक लगता है तथा उनका भार भी अधिक होता है, उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोतों के पास ही होती है, क्योंकि तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में अपेक्षाकृत कम परिवहन व्यय करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जो प्रथम प्रकार के जो उद्योग हैं उन्हें हम कैसे कह सकते हैं कि वो चुंबक की भांति कार्य करते हैं। लिखेंगे बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि के लिए कच्चा माल चुंबक का कार्य करता है और ये उद्योग कच्चे माल के स्रोतों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चुंबक की भांति कौन कार्य कर रहा है? इन सब उद्योगों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। बच्चों, हमने 6 प्रमुख केंद्र देखे थे, कौन कौन से थे? एक बार फिर से देख लेते हैं। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक, कोरापुट, हैदराबाद और कोरबा। ठीक है बच्चों, तो ये 6 प्रमुख केंद्र हैं, नाम लिख लेंगे शुरू से आप बच्चों। भारत में वायुयान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में किया गया। 1964 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई और बच्चों इसकी ये 6 प्रमुख इकाइयां हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20, विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और बच्चों, ये एक ऐसा संयंत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र बंदरगाह पर स्थित है और ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो कि बंदरगाह पर स्थित है। ठीक है बच्चों, यह अत्यधिक आधुनिक तकनीक के आधार पर निर्मित प्रथम संयंत्र है। बंदरगाह पर स्थित होने के कारण यहाँ के उत्पादों को निर्यात करने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ठीक है बच्चों, खुद बंदरगाह पर स्थित है, इसीलिए इसे आसानी से निर्यात करने की सुविधा प्राप्त है। बच्चों, कौन कौन सी सुविधाएं हैं यहाँ पर? एक तो लोहा अयस्क मिल जाता है बेलाडेला की खदानों से, कोयला मिल जाता है दामोदर घाटी से,
मैग्नीज और डोलोमाइट मिल जाता है और चूने का पत्थर मिल जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खदानों से। ठीक है बच्चों, तो सारा का सारा जो कच्चा माल है वो भी आसपास के क्षेत्रों से ही मिल जाता है। इस संयंत्र के द्वारा सन 2008-9 में 29.4 लाख टन हॉट मेटल, 26.2 लाख टन तरल इस्पात, ठीक है बच्चों, टन तथा 23.8 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया था। ठीक है बच्चों, इसीलिए विशाखापट्टनम लौह इस्पात जो संयंत्र है बहुत प्रगति कर रहा है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षेप में बताइए। बच्चों राजस्थान में प्रमुख केंद्र हैं जैसे कि चित्तौड़गढ़, नीमबाहेड़ा, ब्यावर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो भी कच्चा माल है वो निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाता है। तो लिखेंगे बच्चों, राजस्थान भारत में प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में से एक है। लाखेरी, नीमबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ब्यावर आदि सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ सीमेंट उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं जैसे कि जिप्सम तथा चूने के पत्थर की स्थानीय उपलब्धता, विस्तृत बाजार की सुविधा, परिवहन की पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त पूंजी, सस्ती विद्युत शक्ति और पर्याप्त श्रम की उपलब्धता यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए राजस्थान में सीमेंट उद्योग अच्छी अवस्था में है। प्रश्न संख्या 12, चीनी उद्योग उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण हो रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। बच्चों हमने पढ़ा था कि शुरुआत में बिहार से इसकी शुरुआत होती है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में एक कंपटीशन लगा रहता है कि कौन सा राज्य इस वर्ष चीनी उत्पादन में नंबर 1 रहेगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि बिहार से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में आया, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र राज्य और भी आगे बढ़ गया है। इसके अलावा बच्चों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में भी इसका अच्छा खासा उत्पादन किया जा रहा है। बच्चों दक्षिण भारत की ओर इसका स्थानांतरण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है इससे गन्ने में मिठास बनी रहती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में, गुजरात में काली मिट्टी स्थित होने की वजह से जो गन्ने की कृषि है उसको बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में, विगत कुछ दशकों में भारत में चीनी उद्योग उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो विगत कुछ दशकों में भारत में चीनी उद्योग उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है और साथ ही यहाँ पर गन्ने में रस और मिठास की मात्रा भी अधिक होती है। दूसरा है, यहाँ गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक है और बच्चों यहाँ की काली मिट्टी गन्ने की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। दक्षिण भारत की चीनी मिलें स्वामित्व के आधार पर गन्ने की खेती कराती है जिससे कि इन्हें आवश्यकता अनुरूप गन्ना मिलता रहता है। दक्षिण भारत की चीनी मिलों में मशीनें तथा तकनीक भी नई है और परिवहन एवं यातायात की अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों इसीलिए धीरे धीरे करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योगों का स्थानांतरण हो रहा है। बच्चों अब बढ़ेंगे हम निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवरण लिखिए। ठीक है बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर 2 टुकड़ों में है और दूसरा भाग है बच्चों, यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों अधिक केंद्रित है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो इतिहास है उसके बारे में हम लिखेंगे कि किस प्रकार से सन 1818 में कोलकाता में इसकी असफल शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका परिचय लिखा और 1854 में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा इसकी सफल शुरुआत की गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका एक परिचय दे देंगे। उसके बाद में बच्चों आप लिखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक संकेंद्रण का कारण। तो बच्चों आप जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या होता है, कपास होता है और कपास के लिए काली मिट्टी कहाँ पर मौजूद है, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। इस वजह से बच्चों वहाँ पर कपास की पैदावार अच्छी होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र और नम जलवायु की भी आवश्यकता होती है जिससे कि उसका धागा टूटेगा नहीं। तो बच्चों ये सब परिस्थितियां यहाँ मौजूद है। इसके अलावा पूंजीपतियों का शहर है। इसके अलावा बच्चों वहाँ पर पर्याप्त कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, टाटा के संयंत्र से विद्युत शक्ति मिल जाती है। तो बच्चों बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में इस उद्योग का संकेंद्रण हुआ। तो बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में विस्तार से लिखेंगे। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के कारकों को समझाते हुए वितरण का वर्णन करेंगे। तो बच्चों हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ा था।
हमने इसकी एक सूची भी बनाई थी कि किस प्रकार से एक कोयला क्षेत्रों के निकट, लोहा अयस्क के निकट और कोयला एवं लोहा अयस्क के मध्य कौन से केंद्र हैं और तटीय क्षेत्र एवं व्यापार की सुविधा वाले केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उद्योगों की स्थानीयकरण के कारण बताएंगे कि कौन से ऐसे केंद्र हैं जो कि कोयला क्षेत्रों के निकट हैं, जैसे कि बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। और बच्चों लोहा अयस्क के निकट है भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सैलम और विजयनगर। और बच्चों कोयला और लोहा अयस्क के मध्य टिस्को क्षेत्र है, टिस्को के जो कारखाना है वहीं पर है। तटीय क्षेत्र और व्यापार की सुविधा वाला जो केंद्र है वो है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से एक टेबल बनाएं और अपने उत्तर की शुरुआत करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और आप लिखेंगे इस प्रकार से, ये जो 10 विभिन्न केंद्र हैं लोहा इस्पात उद्योग के, इनके बारे में एक एक करके आप लिखेंगे। जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, कौन कौन कच्चा माल इसको कहाँ से मिलता है, कौन से मार्गों के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो आप एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले टिस्को का, फिर उसके बाद में भारतीय लोहा और इस्पात के कारखाने का। ठीक है बच्चों, तो आप ये 10 केंद्रों के बारे में विस्तार से लिखेंगे तो आपका उत्तर कैसा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 25। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप किस प्रकार से इसकी शुरुआत करेंगे, इसके विकास के साथ में शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से हम आयातित एल्यूमिनियम से पहले बर्तन बनाते थे, धीरे धीरे भारत में ही एल्यूमिनियम उद्योग का विकास हुआ। फिर बाद में आप लिखेंगे कि उत्पादन और व्यापार किस प्रकार से इसका किया जा रहा है। तो बच्चों इनको विस्तार से आप इनका वर्णन करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा जो एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित वीडियो है उसको आप एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 19 पूरा हो जाता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 20 के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।